बच्चों नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का 7 वॉल्यूम यानी पार्ट नंबर 7। उस दिन अपन ने जो वीडियो पढ़ा था उसमें थोड़ा सा अपना विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत जो है किसी कारण से रह गया था। आज अपन उसको पूरा करते हैं। पहले इसको देखते हैं, उसके बाद अपना जो नया टॉपिक होगा एंजाइम उत्प्रेरण, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे बच्चों। तो अपन बात कर रहे थे विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण की जो सिद्धांत है उसको अपन ने स्टेप पूरा कर लिया था। अपन ने केवल एक उदाहरण रह गया था। तो अपन बात करते हैं इसके उदाहरण की कि H2 और O2 जो होता है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास पास आते हैं कोलाइडी प्लेटिनम की सतह पर, तो जल का निर्माण हो जाता है। ये निर्माण वास्तव में कैसे होता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, अपन इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक प्लेटिनम की सतह है, ये प्लेटिनम है, कोलाइडी प्लेटिनम है, और यहां पर क्या है, ये अभिकारक है बच्चों, ठीक है ना। ये अभिकारक क्या होते हैं, इस समय ये अभिकारक है, अभिकारक, और ये जो है ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक की ठोस सतह पर सबसे पहले ये जो अभिकारक अणु हैं ये आकर के अधिशोषित होंगे, दोनों की दोनों। ये इस प्लेटिनम की सतह पर, ये जो प्लेटिनम है इस प्लेटिनम की सतह पर सबसे पहले H2 और O2 दोनों क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषण की क्रिया होती है, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें अधिशोषण अधिशोषण होता है बच्चों। अधिशोषण होने के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिशोषण जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो जब जो इसमें से ऊष्मा निकलती है, जो ऊष्मा निकलती है वो ऊष्मा की कुछ ऊर्जा की मात्रा जो होती है इनके आपस में रासायनिक बंध बनाने में काम आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, और इनके मध्य में रासायनिक बंध बनते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं आपस में इनके मध्य में रासायनिक बंध का निर्माण हो जाता है। इस पर ये अधिशोषित है, लगे हुए हैं, और इनके मध्य में रासायनिक बंध बन गया, एक नए बंध का निर्माण हो गया, तो उत्पाद इस पर बन गए। अपन यहां कह सकते हैं ये है उत्प्रेरक प्लस अभिकारक। अभिकारक थे यहां पर, यानी अपन कह सकते हैं ये अगर E है और S है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया ES कॉम्प्लेक्स, इसको अपन E मान लेते हैं और इसको S मान लेते हैं। इसी प्रकार यहां क्या बन गया, ये बन गए उत्प्रेरक, उत्प्रेरक प्लस उत्पाद, यानी प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है इसकी सतह पर, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसमें विशोषण होता है। विशोषण का अर्थ क्या हो गया बच्चों, अपन पहले पढ़ चुके हैं विशोषण शब्द को, कि विशोषण का अर्थ होता है उत्पाद का इससे अलग होना। तो अब क्या होगा, इससे उत्पाद अणु अलग हो जाएंगे, और प्लेटिनम जो है जैसा था वैसा की वैसा हमें प्राप्त हो जाता है। ये प्लेटिनम अलग प्राप्त हो गया, और प्रोडक्ट जो है वो H2O के रूप में अणु जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, यानी उत्पाद अलग हो जाते हैं और उत्प्रेरक इनसे अलग हो जाता है। इसको अपन कहते हैं विशोषण। तो इस प्रकार ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म है, यानी सबसे पहले अभिकारक जो होता है वो उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होता है। अधिशोषित के बाद में वो कुछ इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो नए बंध बनाता है, रासायनिक बंध बनते हैं, उत्पाद का निर्माण हो जाता है प्लेटिनम की सतह पर, या उत्प्रेरक जो भी होता है उसकी सतह पर, और उससे बाद में उत्पाद जो होता है वो अलग हो जाता है। इस प्रकार से इसे हम इस क्रियाविधि द्वारा समझ सकते हैं। तो ये निम्न स्टेप में ये पूरी अभिक्रिया होती है। अपन एक बार देखते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। कि पहला है उत्प्रेरकों की सतह पर क्रियाकारकों का अधिशोषण। पहले अधिशोषण हुआ था, अधिशोषित, फिर अधिशोषण ऊष्मा की सहायता से, यानी अधिशोषण में जो ऊष्मा मुक्त हुई थी बच्चों उसकी सहायता से ये क्या करते हैं, रासायनिक बंधों का निर्माण कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती द्वारा एक उत्पाद का निर्माण हो जाता है। निर्माण होने के बाद में उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद अणुओं का क्या हो जाता है, विशोषण होता है, यानी वो अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं। इस प्रकार से वापस जो ये उत्प्रेरक है नए अभिकारक अणुओं को अधिशोषण करने के लिए उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि इस प्रकार उत्प्रेरक की सतह पर पुनः अधिशोषण और विशोषण होता रहता है, जिससे इसकी अल्प मात्रा ही
बहुत सारे क्रियाकारकों को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। तो ये अपना जो रेस्ट पार्ट था वो अपन ने कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है और उसके बारे में पूर्ण जानकारी। एंजाइम उत्प्रेरण यानी एंजाइम कैटालाइसिस। अपन बात करते हैं पहले बच्चों एंजाइम की कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम को हम जैव उत्प्रेरक या बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं। यानी आपने देखा होगा कि जितनी भी जीव जंतुओं के शरीर में जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको संचालित करने के लिए वो सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं वो जैव उत्प्रेरक कहते हैं, उन्हें ही एंजाइम कहा जाता है। हम बात करते हैं उत्प्रेरक की कि एंजाइम जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो उच्च अणुभार वाले होते हैं और मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। यानी इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है और ये प्रोटीन के ही बने होते हैं। इनका आकार जो होता है वो 10 नैनोमीटर से लगभग और 100 नैनोमीटर के मध्य का इनका व्यास होता है और ये जितनी भी जीव जंतुओं में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं एंजाइम उत्प्रेरण की, यानी वे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है उन्हें हम एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। हम देखते हैं पहले एंजाइमों की क्या विशेषताएं होती हैं उसको पढ़ते हैं, उसके बाद अपन जैव एंजाइम उत्प्रेरण की विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को देखेंगे। तो एंजाइम की विशेषताओं में हम बात करते हैं सबसे पहले अति उच्च दक्षता, यानी ये उत्प्रेरक की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली होते हैं। इनकी दक्षता बहुत उच्च होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक एंजाइम जो होता है वो प्रति मिनट 10 लाख अभिकारक अणुओं को उत्प्रेरित कर सकता है, अर्थात ये अभिक्रिया की गति को 10 लाख गुना बढ़ा देता है। इतनी उच्च इनकी दक्षता होती है बच्चों। फिर अपन देखते हैं अति विशिष्टता। विशिष्टता का अर्थ ये हुआ कि एक एंजाइम जो होता है वो केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, विभिन्न अभिक्रियाओं को नहीं। यानी एक विशेष अभिक्रिया के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम ही होता है, उसे हम कहते हैं विशिष्ट। वो विशिष्ट होता है, जैसे कि लॉक एंड की सिस्टम की तरह ये कार्य करते हैं कि एक विशेष प्रकार के ताले के लिए एक विशेष प्रकार की चाबी पाई जाती है, उसी तरह से एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए बच्चों एक विशेष प्रकार का एंजाइम ही पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं अति सूक्ष्म मात्रा के एंजाइम जो होता है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में ही पूरी जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। हम इस बात से इसको ले सकते हैं कि 1 मोल का 1/10⁶वां भाग यानी 10 लाखवां भाग ही अभिक्रिया के वेग को 10⁻³ से 10⁶ गुना यानी 10 लाख गुना तक बढ़ा देता है। इतनी सूक्ष्म मात्रा इसकी अभिक्रिया के वेग को इतना तीव्र कर देती है, 10 लाख गुना तक बढ़ा सकती है। यानी बहुत सूक्ष्म मात्रा ही इसकी काफी रहती है अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए। बात करते हैं अपन तापमान की, टेम्परेचर। यानी एंजाइम जो होता है एक निश्चित तापमान पर कार्य करता है, उसे इसका अनुकूलतम तापमान या इष्टतम तापमान कहते हैं। मानव शरीर के लिए जो तापमान होता है इसका वो होता है 298 से 310 केल्विन टेम्परेचर पर ये अत्यधिक सक्रिय रहता है। इसकी सक्रियता अधिकतम इस टेम्परेचर पर होती है क्योंकि ये मानव शरीर का तापमान होता है, इसलिए ये इस तापमान पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। माध्यम का पीएच, एंजाइम जो होता है वो माध्यम के पीएच पर भी उसकी सक्रियता निर्भर करती है। ये मुख्य रूप से क्योंकि जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जीव जंतुओं के अंदर होती है, तो ये मानव तंत्र के लिए पीएच 7.4 के मध्य में सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसकी सक्रियता जो होती है पीएच 7.4 में मानव शरीर में सबसे अधिक होती है। इससे कम या अधिक पीएच होने पर एंजाइम जो होते हैं वो स्कंदित हो जाते हैं और जैव रासायनिक अभिक्रियाएं रुक जाती हैं। फिर हम बात करते हैं कोएंजाइम और सह-एंजाइम क्या होते हैं। जिस प्रकार से उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले उत्प्रेरक वर्धक प्रमोटर्स जो होते हैं, उसी तरह से एंजाइम के लिए भी कुछ तत्व होते हैं जो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उन्हें ही हम कोएंजाइम या सह-एंजाइम कहते हैं। ये मुख्य रूप से संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण धातुएं होती हैं जो एंजाइम के साथ जुड़ करके उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देती है, जैसे कि कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, जिंक और सोडियम। इसके अलावा भी और भी अन्य धातुएं होती हैं जो
इन एंजाइम के साथ जुड़ करके इनकी सक्रियता को बच्चों बढ़ा देती है। फिर हम बात करते हैं कॉलाइडी प्रकृति की, कि एंजाइम जो होते हैं मुख्य रूप से कॉलाइडी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि कॉलाइडी अवस्था में इनकी सक्रिय सतह बहुत अधिक बढ़ जाती है। सक्रिय सतह बढ़ने से इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। फिर अपन बात करते हैं विष का प्रभाव, यानी कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिन पर विष का प्रभाव भी पड़ता है। ये विष जो होते हैं इनकी सक्रिय सतह पर जाकर के अधिशोषित हो जाते हैं और इनकी सक्रियता को कम कर देते हैं। सक्रियता कम होने से इनकी क्रियाशीलता रुक जाती है, ये संदमित हो जाते हैं। मुख्य रूप से हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन डाइसल्फाइड जो होते हैं वो एंजाइमों के लिए विष का कार्य करते हैं, यानी विष का भी इन पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार बच्चों एंजाइम जो होते हैं उनकी निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। अब अपन पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण की अभिक्रियाओं के उदाहरण। देखिए बच्चों, अपन एंजाइम उत्प्रेरण की अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यूरिया का अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन कैसे होता है। देखो, इसमें यूरियस एंजाइम जो कि सोयाबीन में पाया जाता है वो इस यूरिया जो है इसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इसी प्रकार से हम दूसरी अभिक्रिया देखते हैं जाइमेज एंजाइम जो कि खमीर में पाया जाता है। ये जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज के किण्वन में सहायक होता है, यानी ग्लूकोज का जब किण्वन होता है तो उससे एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये जाइमेज एंजाइम इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। इसी प्रकार से बच्चों सुक्रोज, जिसे हम इच्छू शर्करा भी कहते हैं, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलने का काम इन्वर्टेज नामक एंजाइम करता है। ये इन्वर्टेज एंजाइम जो है ये इस सुक्रोज को, जिसको इच्छू शर्करा भी कहते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। फिर हम बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च जो होता है इस स्टार्च को डाइस्टेज नामक जो एंजाइम है ये माल्टोज में बदल देता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अपन देखते हैं एथिल अल्कोहल। जो एथिल अल्कोहल बनता है वो एथिल अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटाइल नामक एंजाइम द्वारा एसिटिक अम्ल में टूट जाता है। ये जो होता है वो एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर रहे हैं स्टार्च की। स्टार्च जो होता है ये टाइलिन, यानी जो कि लार में पाया जाता है, लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम द्वारा ये किसमें बदल जाता है, शर्करा में बदल जाता है। इसी प्रकार दूध जो होता है वो उसमें उपस्थित दूध में उपस्थित लैक्टिक बेसिलस एंजाइम भी इसको दही में बदल देता है। फिर अपन देखते हैं प्रोटीन। देखो, अपन बात करते हैं अपने अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं वो जीव जंतुओं के अंदर होती है। तो अपन इसको देखते हैं कि सबसे पहले भोजन जो है वो कहाँ आता है, अपने यहाँ पर आता है मुख गुहा में। तो मुख गुहा में आने पर इसमें लार मिलाई जाती है। लार जो होती है, लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है बच्चों। तो यहाँ पर पहले भोजन के लुगदी बनती है। लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। ये टाइलिन एंजाइम जो अपन ने भी पढ़ा है, लार में उपस्थित वो स्टार्च को, जो भी अपन खाते हैं उसमें जो स्टार्च जितना भी होता है उसको शर्करा में बदल देता है। इसलिए अपन कहते हैं कि भोजन को जब अपन थोड़ी देर तक चबाते हैं तो हमें वो स्वादिष्ट लगने लगता है। कारण इसका है कि जो स्टार्च होता है वो शर्करा में बदल जाती है। तो यहाँ पर लुगदी बनने के बाद में भोजन जो है ग्रसिका मार्ग से होता हुआ सबसे पहले बच्चों आमाशय में आता है। आमाशय में आते ही आमाशय का माध्यम जो होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय माध्यम में इसमें कई सारे गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स इसमें मिलाए जाते हैं। और एंजाइम जो होते हैं वो हमने जितना भी भोजन खाया है, जो कुछ भी हमने खाया है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन और जितनी भी हमने चीज ली है ऊपर से, उन सबका यहाँ पर पहले पाचन होता है। इसमें एंजाइम्स कई सारे मिलते हैं और वो अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग अणुओं को, जो जटिल अणु होते हैं उनको तोड़ करके सरल अणुओं में बदल देते हैं। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आमाशय में इसमें मिलता है, एक तो HCl मिलता है जो इसके माध्यम को अम्लीय बना देता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, ताकि यहाँ पर जितने भी एंजाइम आते हैं वो अम्लीय माध्यम में क्रिया कर सकें। तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है। ये पेप्सिन क्या करता है, इसमें उपस्थित जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन को पेप्टाइड और एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको ग्लूकोज वगैरह में तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में थोड़ा, अगर सुक्रोज है तो इन्वर्टेज एंजाइम है, कई सारे एंजाइम्स होते हैं वो इस तरह से इसमें क्रिया करते हैं। उसके बाद जब भोजन गृहिणी में से होता हुआ छोटी आंत में आता है, ये छोटी आंत है, तो छोटी आंत में जो आता है तो अब इसका माध्यम जो है छोटी आंत में
क्षारीय हो जाता है, क्योंकि क्षारीय माध्यम में ही इसमें उपस्थित एंजाइम जो है वो क्रिया करते हैं। तो क्षारीय माध्यम में आंत में जो है ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो बचे हुए प्रोटीन को और जो पेप्टाइड्स और जो होते हैं उनको एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। तो एमिनो अम्ल में टूट जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर छोटी आंत में लगभग भोजन का जितना भी पाचन होना होता है वो हो जाता है। वहां से फिर पचित भोजन जो होता है वो बड़ी आंत में होता हुआ यहाँ पर जल और अन्य जो लवण होता है उनका अवशोषण हो जाता है, और बचा हुआ जो पदार्थ होता है बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों की पूरी अभिक्रिया होती है। अपने को केवल इसकी केमिस्ट्री से मतलब है कि कौन कौन से एंजाइम्स किन किन पदार्थों को तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आंत में पाया जाने वाला ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। इसी प्रकार से जो माल्टोज है, माल्टोज को एक एंजाइम पाया जाता है माल्टेज, ये माल्टेज उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो इस प्रकार बच्चों एंजाइम उत्प्रेरण की बहुत सारे उदाहरण हैं। इन सब में एंजाइम द्वारा ये अभिक्रियाएं, विभिन्न अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, इसलिए ये सारी की सारी एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। हाँ, तो बच्चों इससे आगे का जो पार्ट है वो अपन अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, यानी किस प्रकार से एंजाइम जो है वो क्रिया करते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को देखें और अगले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।